सारथी। उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म। 110 से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हुई स्पीड। बंगाल उड़ीसा में फ्लाइट्स ट्रेनें भी शुरू। बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद। कल 2 जवान और 2 पोर्टर की हुई थी मौत। आतंकियों ने आर्मी वैन पर की फायरिंग। दिल्ली में आज कांग्रेस सीसी की होगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का होगा चयन। शाम 4:30 बजे आईसीसी मुख्यालय में होगी बैठक। हिमाचल में बनी तेज दवाओं के सैंपल फेल। कैंसर रोकने, हार्ट अटैक से बचाने वाली बेशामिल कंपनियों को स्टॉक वापस मंगाने के आदेश। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। जीशान ने कहा, शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस के फितरत में धोखा। बुलंदशहर आश्रम में नाबालिगों से रेप। आरोपी 75 साल का। पीड़ित के पिता बोले, सेवादार की उम्र का लिहाज वरना आश्रम में ही मार देता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जैसे जैसे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों का लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जनसभाएं भी की जा रही हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जनसभा के माध्यम से दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री वीरवार को रिठाला विधानसभा पहुंचे और इस दौरान मंत्री गोपाल राय ने विकास सभा के माध्यम से दिल्ली सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दिल्ली ग्रामीण मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष नरेश गवाल जी मंच पर मौजूद है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद विकास कार्य काफी शुरू हो चुका है। रिठाला गांव के अंदर चौतरफा विकास का काम हो रहा है। चाहे वो गेट का निर्माण हो, चाहे चौपालों का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो। आज उन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में जो ये सारा काम हो रहा है रिठाला गांव में, उन सभी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर जितने गांव हैं, सभी गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए चारों तरफ काम किए जा रहे हैं। ये सभी के सभी कार्य बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। चौपालों का काम चलता रहेगा, लेकिन सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं रिठाला गांव की, वो सभी के सभी बनकर तैयार हो। सर, आज जिस तरीके से गोपाल राय भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी खुशी है, कितना जनसैलाब उठ रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, चारों तरफ जहां पर भी जाते हैं लोगों का जन सैलाब होता है, लेकिन रिठाला ग्राम वासियों ने अपना विशेष प्यार दिया है। भारत सरकार ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली में की गई है और इस प्रोजेक्ट का भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। भारत सरकार के मंत्रियों ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। $25 मिलियन का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके और उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है और आने वाले समय में पशुधन के लिए के क्षेत्र में यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आज ये प्रयास हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, उस मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा।
और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा सत्र से पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का हर पल बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। यह हमारा संविधान ही है जिसने एक गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी प्रदेश सेवा का अवसर मिला है। यह हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज प्रदेशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी आज कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार की सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की कार्यक सदस्यता ली। पार्टी ने जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार भी बनाया है। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। आज सुबह जीशान के अलावा भाजपा नेता निशिकांत भोसले पाटिल और पूर्व भाजपा सांसद संजय काका पाटिल ने भी एनसीपी अजीत गुट का हाथ थाम लिया। संजय काका और निशिकांत भोसले को उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए एबी फॉर्म दिए गए हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस्लामपुर से भोसले और तासगांव से संजय काका पाटिल एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। अधिकृत उमेदवारांची दुसऱ्या टप्प्यातली यादी आज या ठिकाणी मी आपल्यामार्फत घोषित करत आहे। महायुतीचे उमेदवार म्हणून राज्यात 288 जागांवर होती पूर्ण क्षमतेने, पूर्ण ताकदीने लढण्याचा निर्णय अगोदरच आम्ही सर्वांनी घेतला। केंद्रीय नेतृत्व, देशाचे कणखर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत काल आमची बैठकी त्या ठिकाणी झाली आणि त्याच्यातून जवळपास सर्व जागांच्यावरती सहमती होऊन या संदर्भातले निर्णय त्या ठिकाणी झाले। खबर है डिंडोरी से, जहां पर समनापुर मार्ग में छांटा गांव के ग्रामीणों ने अवैध शराब ले जाते स्कूटी सवार व्यक्ति को पकड़ा। शराब समनापुर से डिंडोरी शहर में खपाने ले जाई जा रही थी कि तभी छांटा गांव के ग्रामीणों ने गाड़ी रोककर जानकारी ली तो पता चला कि गाड़ी में अवैध शराब रखी हुई है। तत्काल थाना प्रभारी को फोन के माध्यम से सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर स्कूटी से लगभग 5 पेटी शराब सहित स्कूटी चालक को भी अपने कब्जे में ले लिया और जांच कर शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर रतलाम से है, जहां प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जिले के सेमलिया धाम पहुंचे। उन्होंने मां कामाख्या शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए। श्री विजयवर्गीय व पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ में मां अन्नपूर्णा मंदिर में चल रही यज्ञ में सम्मिलित होकर आहूतियां दी और इस मौके पर श्री विजयवर्गीय को मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट की गई। और मीडिया से चर्चा में मंत्री ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सहित झारखंड, महाराष्ट्र में भाजपा की जीत के दावे किए। सारे उपचुनाव मध्य प्रदेश में जीतेंगे। बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभा जीतेंगे और बाकी भी देश में जहाँ चुनाव रहे, महाराष्ट्र में चुनाव जीतेंगे, झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। हाँ, प्रदेश में जितना उपचुनाव सब हम जीतेंगे। सर, देखा गया है जावरा में जो नगर पालिका है, जो अवैध कॉलोनियों को लेकर भी पहले शक्ति दी थी सरकार ने, इस बार क्या कहेंगे? अवैध कॉलोनियाँ बनानी चाहिए, हमने सब सीएमओ को निर्देश दिए और अवैध कॉलोनी जहाँ बन रही है वहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते नशाखोरी के कारण अब आने वाली नई पीढ़ी पर इसका साफ असर दिख रहा है। गांव-गांव में बिकने वाले महुआ, शराब, गांजा एवं मेडिकल नशे के कारण स्थिति बदतर हो रही है और इससे निपटने के लिए प्रशासन में आबकारी एवं पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद संरक्षण एवं कार्रवाई नहीं होने के चलते नशे का सामान बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं।
डभरा ब्लॉक थाना से हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर ऑफिस एसपी ऑफिस शिकायत करने की हमारे गांव में लगातार जोर शोर से अवैध शराब बिक्री और गांजा की बिक्री जोर शोर से हो रही है, जिससे गांव का माहौल बहुत ही खराब हो रहा है। हमारे द्वारा उनको बार बार समझाइश देने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं तथा गांव वालों तथा महिलाओं को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार से धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने से लेके समस्त महिलाएं लोग डरे हुए हैं और हम इसी बात को लेकर हम एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के पास आए हैं ताकि झूठे प्रकार के केस में हमें न फंसाए और जो अवैध गांजा और शराब की जो बिक्री कर रहे हैं महुआ शराब की, उनके ऊपर अधिक से अधिक कार्यवाही करेंगे। हमारे निवेदन है, हमारे गांव में दारू गांजा सब जात बेचात है, नान मुँह लोग लेकर तक ले सीख जात है लोग पिए खाए बा। तो ओकरे से कि हम थाना आए रहे पहले डभरा थाना, तो डभरा थाना में घोले कि हम कर दे थन जाबो आबो तो गिन घोले उहू में, तब उहू मन के कहे बोले में ओमन मानबे नहीं करते। तो घर घर ल जात है वन मनाबो बुझाबो करके समझाबो कहतन, तो हमारा आने आने चोरी मामला में फंसा देबो कहत है। कानपुर से खबर आपको हम बताते हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी नामांकन करने पहुंचे। बीजेपी ने सीसामऊ सीट से प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी सुरेश अवस्थी दल बल के साथ एसीएम ऑफिस पहुंचे। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी आज करेंगे नामांकन। इरफान सोलंकी की मां खुशीदा सोलंकी भी नामांकन करेंगी। कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मैनपुरी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। करहल विधानसभा सीट उपचुनाव नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव, पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी साथ में मौजूद। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली है करहल सीट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी साथ में मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं अनुजेश यादव। करहल विधानसभा सीट उपचुनाव। किसी का कोई प्रयास नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। काफी सोच विचार और विचार विमर्श के उपरांत प्रदेश की सारी टिकटें भारतीय जनता पार्टी ने सारे समीकरण बिठाते हुए जिताऊ प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्म हमारे प्रत्याशी सभी करेंगे। और करहल विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हुए जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्यार दुलार मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के नेतृत्व में करहल में कमल खिलाने का काम हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा है, जिनका जमीन से जुड़ाव है, सबको साथ लेकर के चलने का इतिहास है और सबका विकास करने का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी
पूरे लगन के साथ सबको जोड़ के काम करने वाली पार्टी है। और इस चुनाव में मैनपुरी में हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे करल में कि एक बहुत ही सुखद परिणाम होगा। न सिर्फ हमारा वोट बेस बहुत बढ़ेगा बल्कि बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। मिर्जापुर से खबर आपको हम बताते हैं। भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य ने नामांकन किया है और मंझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने की बात सामने आई है। सुचिस्मिता मौर्य ने 4 सेटों में नामांकन किया और पहले मंझवा विधानसभा की विधायक भी थी। सुचिस्मिता मौर्य भाजपा केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, उनकी ओर से बड़ी बातें भी कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले भाजपा विधानसभा के विधायक भी थी सुचिस्मिता मौर्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नामांकन करने के लिए पहुंची। अहम खबर आपको हम बता दें। मंझवा विधानसभा से पहले विधायक थी, 4 सेटों में अपना नामांकन किया है। अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजीव वर्मा ने नामांकन किया। सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा और नामांकन करने के बाद मीडिया से भी बातचीत की है और पहले ही 90% चुनाव जीत चुके हैं हम। संजीव वर्मा की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नामांकन करने के लिए पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत, बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। सदर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजीव शर्मा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा ने नामांकन किया। देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पर कह सकता हूं कि मैं 100% आश्वस्त हूँ। गाजियाबाद की महान जनता, गाजियाबाद की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बड़ी जीत यहाँ पर गाजियाबाद सदर में होने जा रही है। अगर बात की जाए, देखा आपने बनाई है, पार्टी ने कल मुझे प्रत्याशी घोषित किया। आज मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आया हूँ और नामांकन किया है। और मुझे गाजियाबाद की महान जनता पर, सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव है, वहाँ गड्ढा स्वाभाविक बनेगा। गड्ढा मुक्ति अभियान एक सरकार का सतत प्रक्रिया है। उसको ये कहना कि तुरंत एकदम से हो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे होंगे, 2017 से पहले की सड़कों का हाल भी इस प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। 2014 से पहले देश की सड़कों का हाल भी आपने देखा होगा। हमने अपने कार्यकाल के अंदर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी एक बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। नोएडा से खबर, तेज रफ्तार वाहन का कहर, ऑटो में जोरदार टक्कर लगने से ऑटो क्षतिग्रस्त हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल, लोगों ने ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और कार चालक मौके से फरार हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। सेक्टर 39 थाने के सेक्टर 100 की ये पूरी घटना है। मैनपुरी से खबर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल पहुंचे। करहल विधानसभा क्षेत्र के देवुली पहुंचे अखिलेश और चौधरी नथु सिंह। डिग्री कॉलेज में हो रहा कार्यक्रम। स्वर्गीय नथु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सुभाष चंद्र यादव का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया। और सुभाष चंद्र यादव नथु सिंह के बेटे हैं। नथु सिंह मुलायम सिंह यादव के गुरु रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे हैं। स्वर्गीय नथु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुभाष चंद्र यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया। बड़ी जानकारी आपको बता दें। स्वर्गीय नथु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अखिलेश यादव ने और सुभाष चंद्र यादव का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव। फर्रुखाबाद से अगली खबर आपको हम बताते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को छात्रों ने पीटा है। भाजपा विधायक के आवास के पास डॉक्टर को पीटा। लाइफलाइन हॉस्पिटल में काम करता है डॉक्टर। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के आवास के पास का पूरा मामला। इलाज के बहाने डॉक्टर को बुलाकर जमकर पीटा है छात्रों ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइफलाइन हॉस्पिटल के पास की पूरी घटना। नागेंद्र सिंह राठौर के आवास के पास का ये पूरा मामला। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर के आवास के पास का ये पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सर मेरे पास कॉल आया था एक नंबर से, तो उन्होंने कहा कि हमें क्लिनिक पता नहीं है, एक माता जी बहुत बीमार हैं, आ नहीं पा रही हैं, में करा तो हमने कहा उनको क्लिनिक पे ले आओ। थोड़ी देर फिर बोला कि सवारी नहीं मिल रही है,
फिर दोबारा कॉल आई कि साहब कोई सवारी नहीं मिल रही है, मैं आरडी लॉन से हूँ। तो आरडी लॉन से मेरा 100 कदम पे ही दूरी पे क्लिनिक है। तो जब मैं वहाँ लेने गया तो 2 लड़के मेरे ऑलरेडी वहाँ पे रुमाल बांधे, वो कहाँ पे जेएनबी में घटना हुई क्या? जी। अच्छा, मारने लगे मुझे। फर्रुखाबाद से खबर है, सीएम योगी के आदेशों का बड़ा असर देखने को मिला है। बलवाइयों व दंगाइयों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन ग्राउंड पर किया गया पूर्वाभ्यास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगामी त्योहारों को लेकर पूर्वाभ्यास किए जाने की बात सामने आई है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन ग्राउंड पर किया गया पूर्वाभ्यास। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिसकर्मियों ने किया पूर्वाभ्यास। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं, दीपावली के पर्व को लेकर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट। आरटीओ के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान। सड़कों पर चलाए चेकिंग अभियान। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को किया गया सीज। 2 दर्जन गाड़ियों का किया गया चालान। ओवरलोडिंग को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। जिले भर में चलाया गया चेकिंग अभियान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिले भर में चेकिंग अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 दर्जन गाड़ियों का चालान किए जाने की बात सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में दीपावली में सुगम यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यात्री वाहनों की चेकिंग की जा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी वाहन में अनधिकृत रूप से जो माल है वो लेकर के न लोग जा पाए और अनधिकृत रूप से उसका संचालन न होने पाए। ऐसे वाहन जिनमें प्रपत्र पूर्ण नहीं है या ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उन वाहनों को रोका जा रहा है। सेंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल कैंट कानपुर के स्थापना के 125 वर्ष पूर्ण होने पर सीनियर विभाग के वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया और ये अवसर विद्यालय के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है, बल्कि उसकी शैक्षिक उपलब्धियों को भी प्रकाशित करता है। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर शबरूल हसन एसएम, विशिष्ट अतिथि श्री स्टीफन पीडी IDES CEO कैंट बोर्ड, बिशप ऑफ इलाहाबाद डॉक्टर लुई मस्करेस तथा सम्माननीय अतिथियों के द्वारा दीक्षित कर किया गया है। क्या बात है बेटा, बड़ी जल्दी वापस आ गए? हाँ, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ, पिताजी, रास्ते में मैंने जो दृश्य देखा उसने मेरे मन को व्यथित कर दिया। ध्यान से जाना। ठीक है माँ, बाय बाय बेटा।
अच्छा सुनो। It's indeed a milestone for us. 125 years of this education institution, this temple of learning. It has been spreading the knowledge far and wide, and we offer a value-based education. And on the whole, the people of Kanpur has the belief that students educated in the SMC family, they make it big in life. And not only make it big in life, we turn them out to be good human beings. That is exactly the motto. That is what we excel. Not only the development of knowledge, but also development of humanity, turning them to be good human beings. और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर करते हैं चंदौली से। खबर जनपद के चहनिया विकासखंड में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। जन सूचना कार्यकर्ता दीपेश सिंह इस मामले का खुलासा करते हुए उप जिलाधिकारी सकलडीहा को पत्र सौंपकर जांच करने की मांग की है। चहनिया विकासखंड गांव में मच्छर की दवा और फॉगिंग के लिए मशीन की खरीद की गई और जिसमें भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जो मशीन ऑनलाइन 13 से 15 हज़ार में मिल रही है, उस मशीन को ब्लॉक कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधानों के माध्यम से 40-40 हज़ार में खरीदने का फर्जीवाड़ा सामने आया और फर्जी बिल बनाए गए। इसमें कल्याणपुर कला, हिनौता, महुआ आदि गांव में फॉगिंग मशीन की खरीद में 3 गुना दाम का बिल बनाया गया है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। मैं आज उप जिलाधिकारी महोदय से मिला हूँ। एक विषय मेरे संज्ञान में आया था। लक्ष्मणगढ़ ग्राम सभा है हमारे चहनिया विकासखंड में, वहाँ सामुदायिक शौचालय लगभग हर गांव में बन चुके हैं और वो रनिंग अवस्था में है। लेकिन वहाँ जो सामुदायिक शौचालय है उस पर 25 दिसंबर 2020 को 4 लाख से अधिक रुपए का भुगतान एक दिन में किया गया था और उसी दिन ग्राम प्रधानों का तत्कालीन ग्राम पंचायत का खाता सीज हो रहा था। एक दिन में 4 लाख से अधिक का भुगतान किया गया, उसको आधा अधूरा अर्धनिर्मित हालत में छोड़ दिया गया। आज तक उसका संपूर्ण निर्माण नहीं कराया गया है। जहाँ तक उम्मीद है कि उसका जितना एस्टिमेट रहा होगा उससे बहुत कम पैसे छोड़े गए होंगे यह दिखाने के लिए कि यह अधूरा है, लेकिन जितना धन निकाला गया है उतना भी निर्माण नहीं किया गया। प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया था, आपके द्वारा ये बताया गया है कि 40,000 की मशीन खरीद ली गई, जबकि वो है 18,000 की। ये बहुत ही गंभीर वित्तीय अनियमितता का विषय है और इस पर जांच कराई जाएगी। जहां भी लैक्सिटी हुई है, कमी की गई है, जिनके द्वारा यह अनियमितता की गई है, उनकी वसूली की जाएगी। सीधे महाराजगंज का रुख करते हैं, जहां पर केएमसीआ मेडिकल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऐसा माना जाता था कि यहाँ के नागरिकों का विकास में अधिकार नहीं है, शासन की सुविधाओं में अधिकार नहीं है। न यहाँ सड़कें होती थी, न बिजली आती थी, पानी की स्थिति भी अत्यंत खराब थी, स्वच्छता के बारे में कोई सोचता नहीं था। पेयजल और गंदगी के कारण परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां यहां की जवानी को ही निगल जाती थी। मलेरिया से क्षेत्र त्रस्त रहता था। चीनी मिलें जो कभी यहां के विकास की आधार थी, एक एक करके बंद होती गई। विकास से कोसों दूर, और सरकार ने भले ही उपेक्षा की होगी एक समय के बाद, लेकिन आज महाराजगंज उपेक्षित जनपद नहीं है। आज हम लोगों ने महाराजगंज जनपद को 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया है। प्रातःकालीन सत्र में यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों की उपस्थिति में चौक बाजार में एक बड़े समारोह के साथ 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद महाराजगंज की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मिला। और अब आरोग्यता के प्रतीक एक
आधुनिक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी महाराजगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी और प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी मैं महाराजगंज जनपद शांति फाउंडेशन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव और श्री के सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जो व्यक्ति, जो समाज या जो राष्ट्र समय से 2 कदम आगे नहीं सोचेगा और उसके अनुरूप नहीं चलेगा, वह पिछड़ जाएगा। ये हमेशा होता आया है। आपने 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति को देखा है। एक अद्भुत प्रगति भारत ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और कई वर्षों से यही था कि भारत केवल 10वें नंबर पर ही रहेगा, लेकिन मोदी जी ने उस मिथक को तोड़ करके मात्र 10 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और भारत की जो विकास की दर है, जिस स्पीड से के साथ आगे बढ़ रही है, यह स्पीड बताती है कि अगले 2.5 से 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर व्यक्ति की इनकम में वृद्धि, हर नागरिक के चेहरा खुशहाली, हर एक जगह विकास की आवश्यकता के अनुरूप जन सुविधाओं का विकास, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बंद कल कारखाने पुनः चालू स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इस स्थिति के लिए आज मानसिक रूप से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब हमारे सामने चैलेंज था, क्या होगा उत्तर प्रदेश का, कैसे चलाएंगे, क्योंकि तब प्रदेश के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के जवानों, किसानों, महिलाओं, इन सब की सहभागिता के साथ, टीम वर्क के साथ जो कार्य किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। इंसाइटिस की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मासूम असमय दम नहीं तोड़ता। गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पहला सत्र उसमें भी एडमिशन का इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज पहले ही प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरख एम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश में केवल 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। और अभी आने वाले समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो 6-7 जनपद बचे रहेंगे, इन जनपदों के लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर के
वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आज ये कोई संकट नहीं है। पहले होता था कोई व्यक्ति परिवार में बीमार हो गया तो व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था कि उपचार के लिए कहां मैं खर्च करूंगा पैसा। आज मोदी जी ने आपको हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंदर दिया है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को अब तक एक गोल्डन कार्ड जारी कर दिया कि कहीं भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए और आप अपना वहां पर उपचार कराइए। आपको केवल जाना, अपना कार्ड सौंप देना है, बाकी उपचार हॉस्पिटल अपने आप कराएगा। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 64 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। जिस प्रदेश में केवल कभी 12 और 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हुआ करते, आज 64 जनपदों में 85 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर। अकेले इस वर्ष 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी क्षेत्र में, पीपीपी मोड के 3 और प्राइवेट का 17 मेडिकल कॉलेज अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगनी हुई है, दुगने से भी हुई है। पीजी की सीट्स भी पहले की तुलना में दुगनी हुई है। यानी आने वाले समय में हमें मेडिकल शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में बेहतरीन सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में भी देने में हमें आसानी होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, हर जनपद में सीटी स्कैन आदि की सुविधा हम दे सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई भी बेटियां अपने जनपद में ले सके, इसकी तैयारी भी हो रही। इसके लिए भी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल के कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर जब यहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस वर्ष हम लोगों ने 3 पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ाए हैं और 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया के साथ उन्हें जोड़ा। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह आमूलचूल परिवर्तन का एक उदाहरण है। उन दूर दराज के जनपदों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है जहां पहले कभी नहीं मिलता था। आज तो उत्तर प्रदेश के पास अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल के सभी कॉलेजेस को अपने साथ एफिलिएशन देता है। आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुष से जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस को अपने एफिलिएशन देने के साथ ही उत्तम शिक्षा इस फील्ड की दी जा सके, आयुष विभाग की दी जा सके, इसके लिए भी वह कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं। राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे कार्य करते हुए बढ़ के उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित न कर रहा हो। यह लगातार प्रयास करने का परिणाम है। आज हमारा यह प्रयास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थापित है, ये केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहां पे उत्तम आरोग्यता की सेवा तो प्रदान कर ही रहा है, देश के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रहा है, देने का कार्य करेगा।
लेकिन साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना का भी एक माध्यम बना है। ये जो निवेश है, ये विकास इसी आधार पर होने जा रहा है कि विकास का कार्य इस आधार पर होगा कि विकास के साथ साथ आरोग्यता के लिए, रोजगार के लिए नए अवसरों को हम आगे बढ़ा सकें। यहां पर अभी संस्थापक केएमसी मेडिकल कॉलेज इस बात को कह रहे थे, कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रयास होगा कि मेडिकल कॉलेजेज या जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर हम अच्छी कनेक्टिविटी दें, आवागमन आसान हो सके, और इसके लिए सरकार इसमें पूरा मदद करेगी। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर ये मेडिकल कॉलेज चला है, अच्छा है, आपके पास अच्छे यहां पे फैकल्टी आपने तैनात करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अच्छे चिकित्सक यहां पे कोरोना कालखंड में भी काम कर रहे थे और आज भी उनकी सेवाएं निरंतर यहां पे प्राप्त हो रही हैं। मुझे बताया गया यहां पे ओपीडी अच्छी है और आईपीडी भी केएमसी में अच्छी चल रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत में हम लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप आवेदन करें, हम आयुष्मान भारत की सुविधा के साथ इस प्रकार के हॉस्पिटल को जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनमानस इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जो पेशेंट अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहीं उपलब्ध होती है तो वहां पे पेशेंट को भेजने में, वहां पर उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब तो इस फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म होने जा रहे हैं। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी जो सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राप्त हो रही है, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवा उपलब्ध करवाने का जो कार्य हो रहा है, अगर हम इन सब का बेहतर उपयोग कर सकेंगे तो इसका लाभ लंबे समय तक आम नागरिक ले पाएगा। और आम जनता का विश्वास जब भी किसी संस्थान पर बनेगा तो वह संस्थान एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं आम जनमानस को भी पहुंचाता रहेगा, विकास में इसी प्रकार का सहभागी बनता रहेगा। मैं आज एक बार फिर से केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर, आज जब इसके मुख्य प्रशासनिक भवन और इसकी एकेडमिक बिल्डिंग का आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन और केएमसी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को, श्री के सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई दूंगा। आप सभी महाराजगंज वासियों को धन्वंतरी जयंती और दीपावली के पहले इतना शानदार उपहार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और विकास की तमाम योजनाओं का प्राप्त हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि शांति फाउंडेशन और केएमसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस जनपद विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है, 50,000 का इनामी अरेस्ट किया गया है। अहम खबर लखनऊ से गोमती नगर से ये खबर सामने आ रही है। शाइन सिटी में जैगुआर टीम का लीडर मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी हुई है। शाइन सिटी में ग्राहकों को बुलाकर इन्वेस्टमेंट कराता था। तो फर्जीवाड़े में मोहम्मद अकरम का नाम लिस्ट में टॉप मोस्ट में था। फिलहाल डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लखनऊ से अहम खबर, 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया।
जगुआर टीम का लीडर की गिरफ्तारी, 50,000 का इनामी अरेस्ट किया गया है। अहम खबर। कोपागंज विकासखंड की ग्राम सभा लाडनपुर में मनरेगा के तहत खेल मैदान अमृत सरोवर के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच करने मऊ लोकपाल पहुंची और लाडनपुर ग्राम सभा में बने खेल मैदान का निरीक्षण भी करती हुई नजर आई। साथ ही शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्कूल की बाउंड्री को खेल के मैदान की बाउंड्री बताकर सरकारी पैसा उतार लिया गया और साथ ही अन्य कार्यों के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बिंदुओं पर लोकपाल ने गौर से देखा और साथ ही आए कर्मचारियों को मुख्य बिंदु को नोट करने का भी आदेश दिया। इसके बाद अमृत सरोवर और साथ ही अमृत सरोवर में दो तरफ से पाथ वे बना हुआ है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। साथ ही अमृत सर पर साफ सफाई को लेकर भी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई। आज कोपागंज ब्लॉक में लाडनपुर एक ग्राम सभा है, उसमें अमृत सरोवर और खेल मैदान की शिकायत पड़ी थी। एक्चुअली इसकी जांच एक बार हो चुकी थी, लेकिन कुछ तकनीकी तथ्यों का अभाव था, तो दोबारा यहाँ पे आना पड़ा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका मेजरमेंट किया गया है ताकि कोई भी ऐसा कड़ी ना छूट जाए रिपोर्ट लगाने में। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए। तो जांच में क्या पाया गया? अभी तो कैसे डिसीजन ले लें, अभी तो जो आज मेजरमेंट किया गया, जो अभिलेख है, दोनों का मिलान करने के बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँच सकते हैं। कितने बिंदुओं पे जांच हुई है? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो खेल मैदान में और अमृत सरोवर पे जो भी जितने भी कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है, उसी के खिलाफ हमने जांच डाला था, जिसमें मैडम लोकपाल विनीता पांडे आई थी जांच करने। कितने बिंदुओं पे जांच की है? दो बिंदुओं पे। दो बिंदुओं पे जो जांच हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? मैडम की जांच से संतुष्ट हैं। अब रिपोर्ट क्या लगाती हैं उस देखने के बाद जो जांच की है उससे संतुष्ट है ना? उससे संतुष्ट। साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।